ढांगरी हमले का 1 साल हुआ मुकम्मल और इस 1 साल के दौरान कहते हैं कि हर ज़ख्म भर जाता है, मगर आज भी ढांगरी के मुतासरीन के ज़ख्म हरे हैं, क्योंकि ये वो एक गांव है जहां 1 जनवरी को आज के रोज़ एक हमला होता है जिसमें 7 लोग अपनी जानें गंवाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये घर दिखाता हूँ, जो घर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये प्रिंस शर्मा और दीपक शर्मा का घर है, जहाँ 1 जनवरी को ही इन दोनों भाइयों पर हमला हुआ है, जिसमें ये दोनों भाई जहाँ बाग हुए थे। और दूसरे रोज़ इसी घर के अंदर एक ज़ोरदार आईडी धमाका होता है, जिसमें मज़ीद 2 बच्चे अपनी जानें गंवाते हैं। और कुल मिलाकर इस घर के अंदर से 4 लाशें उठाई जाती हैं, जो मैं आपको ये घर दिखा रहा हूँ दीपक शर्मा का। उसके बाद यहाँ सरकार की तरफ से एक पुलिस चौकी भी लगा दी गई है, सीआरपीएफ आपको इस वक्त सामने नजर आएगी। मगर आज इस माँ के जख्म हरे हैं या भर चुके हैं, आज इस माँ से ही जानेंगे, क्योंकि इस माँ से आज बात करेंगे कि क्या इस 1 साल के अंदर उसका वक्त किस तरह बीता और इस हमले के बाद क्या उसके जख्म भर चुके हैं या आज भी हरे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊँ, ये घर पूरी तरह वीरान है। इस घर के अंदर सिर्फ आज एक इकलौती माँ है और उसके बाहर ये गारद जो लगाई है, क्योंकि आज 1 साल इस हमले को मुकम्मल हुआ। और 1 साल के हमले के बाद इस माँ से ही आज जानेंगे कि क्या इसके ज़ख्म आज भी हरे हैं या भर चुके हैं। वक्त की मरहम भर देती है हर ज़ख्म, ताहम ढांगरी मुतासरीन के ज़ख्म आज तक भी हरे हैं, क्योंकि आज भी ये माँ इंसाफ के लिए सरकार से गुहार लगा रही है। क्योंकि इस माँ का कहना है कि 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी इसको इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि ये कहा जाता है कि वक्त की मरहम से बेहतर कोई ज़ख्म नहीं भर सकता। मगर 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी इस माँ के ज़ख्म आज तक नहीं भरे हैं, जो इन तस्वीरों के साथ अपनी ज़िंदगी आज गुजार रही हैं। क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जिसमें इसके दोनों बच्चे हैं, प्रिंस और दीपक शर्मा, और छोटे वो 2 नन्हे बच्चे जिन्होंने दूसरे रोज़ एक धमाके में अपनी जानें गंवाई थी। ये वो बदकिस्मत माँ है जिसने अपना सब कुछ खोया है और आज अकेली इस घर के अंदर है। इसलिए ये कहा जाता है कि वक्त का मरहम जो है वो ज़ख्म भरता है, मगर ये सिर्फ कहावत है, क्योंकि ये कहावतें ज़मीनी सतह पर बिल्कुल नज़र नहीं आती हैं। क्योंकि आज भी 1 साल मुकम्मल होने के बाद इस माँ के ज़ख्म आज भी हरे हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये कई बार ये चीज़ें कहीं जाती हैं, मैं माँ से एक चीज़ और जानना चाहूँगा। माँ जी, बड़ी बार कहा जाता है कि वक्त सब ज़ख्म भर देता है, आपके ज़ख्म भरे हैं? देखो, कोई भी जख्म है ना, उसके लिए दवाई चाहिए। दवाई के बिना तो कोई जख्म भर, आज दिन तक मैंने सुना नहीं कि दवाई के बिना कोई जख्म भरना हुआ है। हमें इंसाफ ही नहीं मिला तो हमारा जख्म कहाँ भरने होगा? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अगर पेट में किसी के भूख लगी है तो उसको खाना देना पड़ता है। तो हम इंसाफ के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारा जख्म कहाँ भरने हुआ? अभी हमें क्या मिला है? जो सरकार ने दिया वो उधर ही पड़ा हुआ, वो सरकार ले सकती है हमारे से। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बच्चों का। इंसाफ क्या मतलब? इंसाफ किस तरह? जिस तरह सरकार की तरफ से कहा गया कि आपको जो आपके इस मिलिटेंट हमले में जो मिलिटेंट शामिल थे उनको मार दिया गया, उसमें आपको बुलाया भी गया आइडेंटिफिकेशन के लिए, फिर अब इंसाफ किस तरह का आप चाहते हैं? देखो, मिलिटेंट हमारे बच्चों को क्यों मारते आके यहाँ पे? जो यहाँ पे उनको शेल्टर देने वाले थे ना, हमें वो चाहिए। हमें मिलिटेंट से कुछ नहीं लेना। वो फोर्स पे अटैक करते हैं, हर जगह करते हैं। यहाँ उन्होंने गलत गाइड करके जिन आदमी को हमारे घर तक लाया ना, मुझे वो गलत गाइड करने वाले आदमी चाहिए जिन्होंने उनको इधर लाया मेरे घर में। क्यों लाया? मेरे बच्चों को क्यों मरवाया उन्होंने? हमारा जख्म ये नहीं भरने होता जब तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन मुझे इंसाफ थोड़ा सा तो दे दें। मैं और कुछ नहीं मांगती उनसे, सरकार से मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ, जिस तरह मैं यही रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ, इंसाफ उसके बाद आपने धरने दिए, सरकार की तरफ से कुछ बातें आपके साथ हुई, वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई, फिर सरकार ने ये भी कहा कि हमने इस हमले में मिलिटेंट मार दिए। फिर आपका इंसाफ का मतलब क्या? जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि मिलिटेंटों का काम था, गलत गाइड, जो लफ्ज़ आप पहले 1 साल से कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने गलत गाइड करके यहाँ लाया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके घर पर हमला करवाया गया है? देखो, ऐसे लगता है ना, हमारे घर के पीछे भी घर थे, हमारे घर के नीचे भी घर थे, ऊपर भी घर थे। क्या हमारी फैमिली को टारगेट करना था? क्या आईडी लगाते? क्या दूसरे घर में नहीं लगाते? हमारे यहाँ हमारी 6 फैमिली हैं, 6 घर हैं हमारे। क्या 6 घर में उनको मैं मिली थी लगाने के लिए? मेरे बच्चे मिले थे मारने के लिए। दूसरे घर में, किसी घर में दूसरे घर में नहीं गए। ये मोहल्ले में देखो घर ही घर है, पीछे हमारे घर हैं, हमारे सामने घर है। सब खाना बना रहे थे, सब शाम के टाइम बाहर आग जलाई हुई थी सभी ने। ये तो लाए गए ना मेरे घर में। मेरे बच्चों को उन्होंने बताया ना कि बच्चा चौक में गया हुआ। मिलिटेंटों को क्या पता यहाँ पे खड़े रहना, बच्चा यहीं पे उतरेगा। मिलिटेंट कोई गुफिया तो नहीं ना जानने वाले कि जो गुफिया जानते हैं। मुझे बोलते हैं को गुफिया जानने वाले थे, उनको पता चल गया था कि यहाँ उसका स्टैंड है, यहीं पे बच्चा उतरेगा और यहीं से अपने घर की तरफ हो जाएगा। उसको मार के उनको इतना भी पता चला कि ये ऊपर वाला घर उनका है। वो घर में भी सीधे, अगर मिलिटेंट था तो रोड में मारना था, रोड के मार के नीचे चले जाना था। उनको मेरे घर में आने की क्या जरूरत थी और यहाँ पे आइडिया लगाने की क्या जरूरत थी?
फिर क्यों नहीं उनको पकड़ रहे? अगर जो जुल्म इतना करने वाला है उनको जुल्म की सजा तो मिलनी चाहिए। अगर सजा भी ना उनको मिले, मेरे बच्चे भी गए, कोई बात नहीं, 20 दिन बच्चे मेरे पास, मैं देखूंगी फिर कैसी माँ हूँ मैं। ये पूरा इंडिया याद रखेगा कि माँ कैसी थी। 20 दिन मतलब क्या 20 दिन है आपके पास में? बस यही मेरे बच्चे की रोटी को 20 दिन रह गए हैं बस। मैं तब तक मैं कुछ नहीं करती जब तक मेरे बच्चे की रोटी है, क्योंकि मैंने उनका काम करना है। मेरे बच्चों के, मेरे पूरा कार्य ही मेरे बच्चों का यही है। जो उनकी रोटी है वही है मेरे लिए, वही उनका शादी भी है, वही उनकी रोटी है, सब कुछ मेरे लिए वही है उनका। मैं यही कहती हूँ कि मैं माँ हूँ, मैं करके जो अपने हाथ से, तो फिर मैं देखती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। मैंने बोला ना, मैं वो करूँगी, पूरी इंडिया याद रखेगी कि माँ ने क्या किया है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने पहले भी एक बार मैं जब आपसे बात की तो आपने कहा था कि आपने एक आइडेंटिफिकेशन की है, एक कद से किसी को आप पहचान सकते हैं। जब एनआईए ने आपसे बात की, कि आपने वो सारी बातें उनको बताई, और जिस कद के बारे में आप कह रही हैं, जो मिलिटेंट मारे गए आपने वो भी देखे, या आपको जम्मू में बुलाया गया, उनमें से वो शिनाख्त आप कर पाई हैं जो कद आप बता रही थी? देखो, हमारे साथ डीली कार्रवाई की है इन्होंने। जो भी एजेंसियां लगी हुई है ना, सब डीली कार्रवाई से लगी हुई हैं। जो लोग उनको कहते हैं वो सच मानते हैं, जो मैं कहूंगी वो झूठ मानते हैं। पब्लिक ऐसे कह रही है, जब वो थोड़ा सा सीधे रास्ते पे जाते हैं उनको बोलते हैं ये नहीं, इधर नहीं, इधर जाओ, वो नहीं, गलत था, उनको क्यों ऐसे भटका रहे हैं। एजेंसियों को इतना चाहिए कि सुने, इनकी भी सुने, लेकिन जो कार्रवाई करनी है अब खुद करो, ताकि वो दुश्मन जल्दी पकड़ने हो। 1 साल हो गया, 1 साल से अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज 1 साल पूरा हुआ इस हमले को, आपका घर पूरी तरह वीरान हो चुका है। आज इस घर में कोई नहीं है, क्योंकि इनके प्रिंस और दीपक के वालिद पहले ही इंतकाल कर गए थे। आज आप घर में अकेली हैं। इस 1 साल के सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा कि ये 1 साल का सफ़र आपका कैसा बीता? सफर मेरा जैसा मेरा बीता है ना, भगवान किसी का ना बताए। छात्रावास में बच्चों के शिक्षण आदि गतिविधियों में सहयोग हेतु शिक्षकों आदि की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है, और क्वालिटी का भी बड़ा इसमें ध्यान रखा गया है। अच्छे ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए अलमारियां मैंने स्वयं जाकर देखी हैं। सभी को गुणवत्तापूर्वक यहाँ बनाया गया है, और इस छात्रावास का नाम सुनते ही हम सभी को उस महान विभूति की याद आ जाती है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आप सब प्यारे बच्चों जानते हो ना उनका नाम, क्या नाम है? हाँ, उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो। ये कहने वाले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और उनका जीवन हमको सिखाता है कि ऊर्जा, परिश्रम, संकल्प, संघर्ष से महान कार्य किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों के अंदर भी ऐसे महापुरुषों का जब हम नाम सुनते हैं, जरूर मन में ये बात आनी चाहिए कि हम भी उनकी तरह बनेंगे ना? चलिए जोर से बोलिए, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, शाबाश। हमारे राज्य में कमजोर पिछड़े वर्ग के साथ ही अनाथ एवं संसाधन विहीन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐसे 13 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें 1000 बच्चों को निःशुल्क सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए सुनिश्चित की जा रही है। अभी बंशीधर तिवारी जी ने यहाँ से बताया आप सबको। साथ ही बालिकाओं के लिए 40 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास अलग से संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही है। मुझे आप सबके सामने एक बात साझा करने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि जिन बालिकाओं को यह पता नहीं था कि वो कभी स्कूल जा पाएंगी या नहीं, ऐसी बालिकाओं ने अवसर मिलने पर अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का, क्षमता का परिचय दिया, और प्रदेश में ही नहीं बल्कि उन्होंने देश में अपना नाम रोशन किया है। मैं बात कर रहा हूं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रह रही जो हमारी बालिकाएं हैं, उनके द्वारा जो बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया था। हमने यहाँ 5 बालिकाओं को हाई स्कूल स्तर पर तथा 5 बालिकाओं को इंटर स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपए की धनराशि उनके FDR में आज प्रदान की जा रही है। मैं इन बालिकाओं को, उनके शिक्षकों को, छात्रावास की
वार्डन को एवं इस कार्य से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को साधुवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन में, उनके प्रयासों से हमारी इन बालिकाओं को ये उपलब्धि हासिल हुई है। साधन विहीन और कमजोर जिनकी पृष्ठभूमि रही है, इन बालिकाओं के द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन करना इस बात का द्योतक है कि हमारी जो बालिकाएं हैं उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो केवल और केवल उनको समुचित अवसर तथा सही मार्गदर्शन देने की, सही शिक्षा देने की, जो काम यहाँ पर बच्चे भी साथ में थे। फिर चाचे और उनका लड़का वो आया इधर दौड़ के, उन्होंने सोचा कि ऐसा नया साल है, कोई पटाखे बच्चों ने फटा लिए हैं तो ऐसे ही चिल्ला रहे हैं या कुछ क्या कर रहे हैं, समझ उनको भी नहीं समझाया। वो ऐसे जैसे उन्हें कुंडी खोल दी, मेरे घर वाला देखा तो नीचे पड़े हुए थे, तो जो थे ना जो सोरा, उनका कुछ पता ही नहीं चला, ऑन स्पॉट ही मौत हो गई थी उधर। काम क्या करते थे आपके पति और ससुर आपके? ऐसे दिहाड़ियाँ में जाते थे, ग्रिफ में काम करते थे। ग्रिफ में काम जो करते मेरे थे। घर वाले हैं ना वो ग्रिफ में काम करते थे, दूसरे ऐसे दिहाड़ियाँ में जाते थे। आज घर में कोई मर्द नहीं है, 2 बच्चे हो, आप अकेली रह चुकी हो, घर में 3 आदमी हैं। घर का गुजर कैसे चल रहा है आपका? बहुत मुश्किल से चल रहा है। सरकार की तरफ से कोई हेल्प की गई थी ना आप लोगों को? वो तो पहले की थी उनने, फिर बहुत मुश्किल है ना। आपकी नौकरी का कुछ किया गया था? हाँ, एक ही नौकरी तो एक ही है ना, 2 आदमी मेरे ना, नौकरी तो 2 आदमी की मिलनी थी उनको, एक किसी को नहीं मिली। जो मेरी अपने घर वाले की है वही है, एक ही सिर्फ है, दूसरी नहीं मिली। तो आप क्या दूसरी मिलनी चाहिए थी, मैं तो बोल रही थी कि दूसरी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 2 आदमी हमारे मरे हैं तो 2 नौकरी तो मिलनी जरूरी है ना। आप समझते हैं कि आपके साथ इंसाफ हुआ? इंसाफ तो इस तरह कुछ नहीं हुआ आदमी का। उस वक्त अगर बात करूं मैं, उस वक्त आप कहाँ पे थे सब लोग जब ये मिलिटेंट? इधर थे ना, घर पे थे ना, बोला इस बाहर यहीं खड़े थे? हाँ बाहर ही थे ना, खड़े हुए, इधर ही खड़े हुए थे। तो ये क्या तो इधर से आए, पीछे से आए आदमी जी, इधर किचन से पीछे से आए, हमारे को कुछ पता ही नहीं चला। मैंने सोचा ऐसे ही जा रहे हैं कोई आदमी, जो कुछ मोल खराब है तो ऐसे आदमी पूछ रहे हैं कि कार्ड चेक करने हैं तो आप अंदर हो जाओ इसके जब आप लिए। सबने बात की, आपको कहा अंदर चल जाओ, क्या उन्होंने मुंह अपने ढके हुए थे, खुले थे? हाँ एक ने ढका हुआ था, तो जो एक था वो खुला ही था, उसका मुंह उधर नीचे ही रोड पे पास ही खड़ा था। वो अंदर नहीं है? नहीं वो नहीं अंदर आया, वो रोड के पास ही उधर ही रुका रहा। एक ही आदमी आया इधर से, कच्ची द्वार से आया ऊपर। बिल्कुल आप देख सकते होंगे, ये वो दूसरा गाला शिशुपाल और प्रीतम दास का, जहाँ बाप बेटे ने अपनी जान गंवाई थी। और इस वक्त ये लोग यहाँ बैठे हुए थे, घर का खाना बना रहे थे, और यहाँ से 2 लोग मिलिटेंट इनके घर में दाखिल होते हैं, जिसके बाद इस घर के अंदर भी बाप और बेटे का कत्ल किया जाता है। उसी 1 जनवरी को जब ढांगरी में ये हमला हुआ तो उसके निशान आज भी इन दीवारों पर हैं। 1 साल इस हमले को मुकम्मल होने को जा रहा है, मगर आज भी ये लोग कह रहे हैं कि इनको इंसाफ पूरी तरह नहीं मिल पाया। ये वो घर है, दूसरा पहले जहां हमने दिखाया आपको प्रिंस शर्मा और दीपक शर्मा का घर, जहां आज कोई मर्द नहीं है, सिर्फ अकेली माँ है। और ये वो दूसरा घर है जहां बाप बेटे ने अपनी जानें गंवाई। आज इस घर में एक खातून और 2 छोटे छोटे से बच्चे बाकी हैं। ढांगरी हमले का ये तीसरा वो मुतासर घर है जहां एक साबका फौजी ने अपनी जान गंवाई थी, सतीश कुमार जी। उनका बेटा था उस वक्त घर में, वो भी जख्मी था, इसकी टांग पर गोलियां लगी थी, और बहुत सारे ऑपरेशन इस वक्त के इनके हो चुके। पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये 1 साल जो बीता किस तरह सफर रहा है 1 साल का? बहुत परेशानी आती है, मतलब आपको पता ही है कि मतलब पापा के बिना कुछ नहीं चल सकता, सर्कल ही नहीं चल सकता बिल्कुल भी घर का। बहुत मुश्किल हुई है हमें इस साल में, पूरी नहीं चल सका सर्कल, बड़ी मुश्किल से चलाया हमने। आपको कहाँ गोली लगी थी? मुझे फीमर फ्रैक्चर थी पूरी। हाँ। कितने ऑपरेट हुए आपके? मेरे 2 ऑपरेट हुए हैं अभी तक, एक और होना है। आपके चलने में कोई परेशानी आ रही है? चलने में तो परेशानी होती है। एक साल के बीच के सफर में अगर आपको लगता है कि इंसाफ हो चुका है सारा? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ अभी तक, पता भी नहीं चला। सरकार से कुछ कहना चाहोगे? क्या ही कहना सर, हमारे घर का बंदा चला गया, बड़ा मेन हेड चले गए, हम क्या बोल सकते हैं? हम खुद इंजॉयड हैं, हम क्या ही बोल सकते हैं किसी को। अब सरकार को ये चाहिए कि हमारे बंदे गए हैं घर से, हम खुद इंजॉयड, इंसाफ चाहिए हमें, बस यही मांगते हैं हम कि इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल, ये वो मासूम है जिसने अपना बाप गवाया, और इसकी टांग का एक बड़ा ऑपरेशन आप देख सकते हो। इसकी टांग में आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके 2 बड़े ऑपरेशन इस वक्त तक हो चुके हैं, और अभी एक इसका ऑपरेशन और होना। और ये वो घर मैं आपको दिखाऊंगा
जहाँ पे ये हमला हुआ था, और उस हमले में के बाद इस घर पे आज भी वो निशान देख सकते हैं। गोलियों के निशान आपको पूरी तरह यहाँ नजर आएंगे। मैं राहुल से कहूँगा, राहुल आपको नज़दीक से गोलियों के निशान दिखाएगा कि इस घर के दोनों गेट के ऊपर निशान है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब यहाँ मिलिटेंट पहुँचे उस वक्त साबका फौजी जो थे उन्होंने इस गेट को अंदर से बंद करने की कोशिश की, तभी मिलिटेंट उन्हें बाहर से गेट पर आप देख सकते हो किस तरह गोलियों के निशान आज भी यहाँ आपको नजर आते हैं। जिस तरह मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि वक्त के साथ जख्म भरते हैं, मगर ये जख्म अभी भी ताज़ा हैं। देख सकते होंगे अब ये गोलियों के निशान आज भी इस दीवार पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ भी एक साबका फौजी का कत्ल किया गया था। उस वक्त बताया जा रहा है जब मिलिटेंट यहाँ पहुँचे तो उस साबका फौजी ने इस गेट को बंद करने की कोशिश की और गेट को बंद किया, और मिलिटेंटों ने बाहर से इस पर फायरिंग की, जिसमें साबका फौजी की मौत हुई। उनका ये बेटा शदीद इसमें जख्मी हुआ। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, ढांगरी, राजौरी।